दोस्तों आप लोगों का सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। सबसे पहले आपको बता दें कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी जो आंसर की आएगी वो हम सबसे पहले आपको देंगे। यहाँ पे केमिस्ट्री की ये पिछले साल की कॉपी है 2019 की, जिसने टॉप किया था केमिस्ट्री के अंदर, बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो आपको कैसे लिखना है इसमें से भी देख लेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी, तो वो भी आप देख लेंगे। और ये PDF मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पर डाल दूँगा सब जगह, टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये आराम आराम से मैं इसको चलाऊँगा तो आप देख सकते हैं। इसमें जिस तरीके से लिखा है आपको उसी तरीके से लिखना है। ये पॉइंट्स हैं, आपको देखना है। इस तरह से रोल नंबर वगैरह भरने होते हैं। यहाँ पे हिंदी लिखना होता है, या अगर इंग्लिश है तो माध्यम इंग्लिश लिखना होता है। ये रोल नंबर लिखा होता है, यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, इन्होंने समझा रखा है आपको किस तरीके से लिखना है। और डेट वगैरह इस तरीके से भरी जाती है। यहाँ पे जो टीचर होगा वो अपने साइन वाइन कर लेगा। और यहाँ पे आपके होते हैं इस तरह से। तो आप यहाँ से इस तरीके से इंग्लिश वाले भी देखते चले जाएं कि कैसे करना है। तो यहाँ से आपको उत्तर लिखना है, मतलब आंसर ही लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 का, मतलब जो खंड क्वेश्चन नंबर 1 है उसके फिर पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट का ए आपने लिखा, मतलब पूरा आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है उसको नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना होता है 8। उसके बाद ये पिछले साल का है तो आप समझ सकते हैं कि मैंने जो पेपर वगैरह होगा उसमें देख सकते हैं। 8 हो जाएगा। उसके बाद अधिशोष्य मतलब एडजॉर्बेंट, फिर उसके बाद निस्तापन आपका कैलकिनेशन शायद, और उसके बाद में 1 डिग्री एमीन देते हैं क्या, कार्बिलामाइन रिएक्शन लैक्टोज दूध में पाया जाता है। उसके बाद सेकंड का आंसर इस तरीके से देना है, आयन है ये, कॉपर का है ये, P4 है ये, इस तरह से। ये थोड़ा देखते चलो आप बहुत अच्छे से एक बार इसको पूरे को, और जो आपके मैचिंग आएंगे उनको इस तरीके से लिखना होता है बिल्कुल बहुत ही अच्छे से। जो आपके शॉर्ट की डिफेक्ट वो NaCl होता है। जो आपकी गोल्ड नंबर है वो आपका कोलाइडल लायोफिलिक कोलाइडर है। और जो ब्लीचिंग पाउडर उसका फॉर्मूला होता है COCl2। जो आपका नेचुरल रबर है वो आइसोप्रीन है। बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपने लिखा, उसके आंसर लिखना स्टार्ट किया इस तरीके से, जैसे हार्नेस इक्वेशन है और मोन प्रोसीजर है, टायर वगैरह में भरने वाली गैस है, और आगे इस तरह से। और संक्रमण जो शायद वो है कि वो क्यों दिखाते हैं, तो क्यों दिखाते हैं मैंने वैसे ही आपको बताया था कि संक्रमण धातु में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से वो क्या करते हैं, कलर दिखाते हैं। DD ट्रांजिशन इसको बोल सकते हैं। अगर वहाँ पे वो पूछता है कि डी ब्लॉक वाले कलर क्यों दिखाते हैं, DD ट्रांजिशन के कारण। यहाँ पे ये देखो छोटी छोटी डेफिनेशन, जैसे मोल प्रभाज की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आ सकती है। तो ये इस तरीके से लिखना है आपको, बहुत ही सुंदर सुंदर सा लिखना है। इंग्लिश वाले भी देखते चले, मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। मोलरिटी का फॉर्मूला इस तरीके से लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ से आ जाएगा इस तरीके से, रिएक्शंस जो होंगी, तो रिएक्शंस सही हमने आपको कराई भी थी। ये 2019 का नहीं है शायद, मुझे तो इससे पहले का लग रहा है, और देख लेंगे। मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से है, लिखना किस तरीके से है वो समझा रखा है। और PDF मेरे पास एक बच्चे ने भेजी थी, मैंने सोचा आपको समझा दिया जाए। ज्यूटरायन क्या होता है, देखो थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश में यहीं पे समझा देता हूँ। तो एमाइंस जो एसिड होते हैं उसमें NH2 और COH समूह की विपरीत प्रकृति होती है। मतलब जो एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड किस क्या होता है, जिसमें एनिलीन जिसमें एमिनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है। दोनों का अपोजिट होता है, एक एसिड है एक बेस है। तो इस वजह से इनमें एक साल्ट बन जाता है, आंतरिक साल्ट, इंटरनल साल्ट बन जाता है, जिसको हम ज्यूटर आयन बोलते हैं। एक पे पॉजिटिव आ जाता है, एक पे नेगेटिव। तो अगर आपसे वो पूछता है ज्यूटर आयन क्या है, कि जो एमिनो एसिड है उसमें NH2 और COH ग्रुप होते हैं, जिनकी अपोजिट नेचर होती है, और ये आपस में एक इंटरनल साल्ट बना लेते हैं, जिसको हम ज्यूटर आयन बोलते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रखा है आपको, तो उसमें एक आपने ये NH2 लास्ट पे इधर है ना, तो वो H इधर से, COH का, क्योंकि एसिड क्या होंगे जो H पॉजिटिव देंगे, और NH2 क्या करेगा, उसको ग्रहण कर लेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। प्रोटीन विकृतीकरण इस तरीके से आपने लिखा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का जो T½ है वह क्या होता है, जो उसके रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह जाती है। अच्छा वो पूछा है उसमें डेफिनेशन क्या होती है, देखो अर्धायुकाल क्या होता है। अर्धायुकाल का मतलब है कि जिस समय में जो उसके अभिकारक है उनकी सांद्रता आधी बच जाए, उनकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। इंग्लिश में बताएं तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए अगर हम अर्धायुकाल की बात करें, T½ की बात करें, तो T½ वह टाइम होता है जिसमें जो रिएक्टेंट है उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन वो कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। हाफ टाइम पीरियड का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट
हाफ रह जाएगी वो टाइम। उसके बाद ये आपको अपने आप से पता ही है कि जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो होता है K = 2.303/T log base 10 A/A-X, जहाँ पे आपको ए का पता, ए क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन और एक्स क्या है आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लास्ट में आपका। तो ये टी बराबर क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा क्योंकि आपने तो आधा उसके लिए आधा युकाल के लेना है। और एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स का मतलब लास्ट में कितनी होनी चाहिए, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, तो फाइनल कितनी होनी चाहिए, आधी। तो एक्स = क्या हो जाएगा A/2। क्यों वहाँ A/2, क्योंकि इनिशियल आपने ए लिया है तो फाइनल कितनी लेंगे A/2। उसके बाद इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका कट बढ़ जाएगा और ये आपका इस तरीके से होके log 2 बच जाएगा इधर। और log 2 की वैल्यू आपको बताया 0. कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इन दोनों की जब मल्टीपल करोगे तो ये आ जाएगा 0.693/K। ये स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ से आपके 4-5 नंबर इस तरीके से आ जाएंगे। और उसके बाद में ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो ट्रांजिशन सीरीज कैसे होती है, ये होती है स्कूटर टायर वाइल्ड कर मांगे फरारी को नहीं कोई जन। और ये है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस आपको पता ही है कि क्या होगा, जो आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें स्कैंडियम से लेके जिंक तक एटॉमिक जो साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। रीजन क्या होता है कि उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा तो इनकी जो एटॉमिक रेडियस है उसमें बहुत अंतर नहीं होता है, ठीक है। आयनन ऊर्जा की बात करें तो सिंपल है, यहाँ से जब आप वहाँ से साइज छोटा होता जाएगा तो क्या होगा, आयनन करने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, हाई। भाई आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी। जब साइज छोटा होता जाएगा तो ज़्यादा देनी पड़ेगी। मेटालिक का मतलब भी क्या है, मेटालिक तो ये हैं सभी है ना, स्कैंडियम सब क्या कर मेटालिक जो प्रॉपर्टी वो शो करते हैं। इनके में Mn जो है वो उसका सबसे ज़्यादा गलनांक होता है, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो फर्स्ट सीरीज है इसमें N-1d व NS दोनों के ही इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉनों का कार्य करते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट टू सेल्स होती है, मतलब कि N-1d भी और NS भी। इस वजह से ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनके आउटर मोस्ट टू सेल्स अनकम्प्लीट हैं, इस वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जबकि जिंक नहीं करता, ओनली +2 करता है क्योंकि उसके सिर्फ एक ही है। नेक्स्ट है एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखिए, मतलब कि आपका जो SN1 रिएक्शन होता है तो SN1 SN2 यहाँ पे आपको लिख देना है। SN1 क्या होती है, जब किसी यौगिक के नाभिक स्नेही का किसी दूसरी नाभिक मतलब किसी एक न्यूक्लियोफाइल का दूसरे न्यूक्लियोफाइल द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो जाए, और इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल द्वारा दूसरे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट हो जाना। और ये जो एल्किल हैलाइड है RX में 2 तरह की होती हैं, एक SN1 एक SN2। और SN1 की बात करें तो SN1 जो है वो में 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। और पहले स्टेप में क्या होगा, RX का फ्यूजन होगा और दूसरे स्टेप में क्या होगा, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा आके। यहाँ पे दिखा रखा है जैसे स्टेप फर्स्ट है तो ये दोनों टूट जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव में, और दूसरे में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो RNU बन जाएगा, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे SN2 जो होती है वो 1 स्टेप की रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट आती है बीच में जो आपको, उसके बाद एकदम से क्या बन जाता है, आपका रिएक्शन हो जाती है। तो जैसे RX और दूसरा की OH- क्या न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक नहीं करेगा तो ये दूसरी साइड से बैक साइड से अटैक करेगा, और ये एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी इसमें कि एक तरफ से बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, एक तरफ से बॉन्ड आपका फॉर्मेशन हो रहा है, तो ROH बन जाएगा। उसके बाद अल्कोहल फिनोल में डिफरेंस। तो अल्कोहल जो होता है वो लिटमस पेपर के प्रति उदासीन होता है, मतलब कि जो अल्कोहल है वो एसिडिक या बेसिक नेचर शो नहीं करता है, लेकिन जो फिनोल है वो क्या करेगा, वो एसिडिक नेचर शो करता है। इसलिए क्या होगा, वो लिटमस पेपर है उसको क्या करेगा, नीले को ब्लू को रेड कर देगा। उसके साथ में जो अल्कोहल है वो फेरिक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, FeCl3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन फिनोल रिएक्शन करेगा, वो तो कलर देगा उसके साथ में। भाई अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल की एक अपनी ही स्मेल होती है और मीठी होती है, ठीक है। और जो फिनोल है उसकी अपनी स्मेल होती है अलग तरह से। अल्कोहल का OH समूह अम्लीय नहीं होता है, और जो फिनोल है उसका जो OH होता है वो एसिडिक होता है। सैंडमाइर रिएक्शन तो N2Cl CuCl + HCl या /HCl तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। स्टीफन की बात करें तो रिडक्शन होता है, ये साइनाइड का रिडक्शन करता है, तो 2H + HCl AlCl3 पर जैसे अपना हो गया, इसके साथ में RCN बन जाएगा NH, इस पर जोड़ देना दोनों
और इंटू HCl कर देना है। उसके बाद HCl अलग हो जाएगा, RCHO बन जाएगा। बहुत ही छोटी छोटी सी रिएक्शन है। होपमैन ब्रोमाइड हमने बहुत बार समझा रखी है, हेलोफॉर्म भी समझा रखी है आपको, हेलोफॉर्म से हेलोफॉर्म बनेगा। कोलराउस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से आपको समझा दूँ। इंग्लिश वाला ये हिंदी में तो लिखा हुआ, हिंदी में तो आप पढ़ ही लोगे। अनंत अनुता पर इनफाइनाइट डाइल्यूट पे जो सभी विद्युत अपघट्य सभी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सभी के सभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। अंतराण्विक आकर्षण नगण्य हो जाता है, और जो इनके बीच में इंटरन्यूक्लियर फोर्स लगता है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, नेग्लेजिबल होता है। इस स्टेट में जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है उस पे जो विद्युत अपघट्य हैं, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनके आणविक चालकता, उनकी मोलिकुलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो उसमें प्रेजेंट कैटायन और एनायनों की कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कोई इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, विद्युत अपघट्य होंगे, खास तौर से कौन, दुर्बल वाले वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, उनकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू उसमें प्रेजेंट कैटायन और एनायनों के मोलर कंडक्टिविटी के योग के या सम के इक्वल होती है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है। ये यहाँ पे आप लिख देना, ये बड़ा लैम्डा लिखना, इधर छोटा, या इस तरह से लिख देना एम नोट। तो ये ए का मतलब हो जाएगा एनायन, सी का मतलब हो जाएगा कैटायन। जैसे हम यहाँ पे NaCl लिख दें, ठीक है, तो NaCl का क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl माइनस, उसके आगे क्या लगा देना, ये साइन लगा देना। नेक्स्ट है मेथाइल। अच्छा जी, अगर वो इस तरह से देता है जैसे यहाँ पे है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस कर लेने हैं। फॉर्मूला जरूर लिख देना, अगर क्वेश्चन नहीं भी होता है तो वो आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इसका प्रोसीजर, तो ये आपका प्रोसीजर देखना होगा, इसमें अपने आप दे ही रखा है इन्होंने। और पीड़ाहारी औषधियाँ क्या होती हैं, जो पीड़ा को हरती हैं, ठीक है, जो पेन को कम करती हैं। ऐसी मेडिसिन जो शरीर में क्या करती हैं, पेन को रिलीफ देती हैं, उनको पीड़ाहारी तो बोलते हैं, पेन रिलीफ। और इसमें ध्यान रखना है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, मॉर्फिन है, हेरोइन है, ठीक है, जितने भी ड्रग्स होती हैं इस तरह की। और अस्पापक ऐसी जो पीड़ा को दूर करती हैं पर निद्रा व संवाहीनता उत्पन्न नहीं करती हैं। ये ध्यान रखना है कि जो क्या ना करे, जैसे पैरासीटामोल और एस्प्रिन, ये क्या नहीं करती है, नींद नहीं लेके आती। और संश्लेषित सिंथेटिक अपमार्जक, सिंथेटिक आपका रिएजेंट शायद है ना, अपमार्जक क्या होता है, जो साबुन होता है, साबुन के अतिरिक्त भी कुछ कार्बनिक पदार्थ जो सफाई के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब एक तो सोप होता है, एक डिटर्जेंट होता है, तो जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है उसके कुछ उदाहरण वगैरह इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि एनाइनिक है, कैटाइनिक है और अनाइनिक है। साबुन और उसमें डिफरेंस तैयार कर लेना। ये आपका क्वेश्चन है हेनरीज पे, हेनरीज जो नियम था पिछले साल उस पर न्यूमेरिकल आया था, तो वो ये है, बहुत ही अच्छे से लिख रखा है। ये टिंडल इफेक्ट शायद है ना, हाँ जी। जब जो प्रकाश की किरण है, जब कोई जो प्रकाश किरण का मतलब जो आपका क्या होगा, लाइट होगी, जो उसकी लाइट की रे होगी, जब वो किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में से क्या होता है, उसको गुजारा जाता है, जब पास किया जाता है, जब किसी लाइट को किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर से आपका पास कराया जाता है, तो क्या होगा, उस जो लाइट है उसका जो आपका हो जाता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रकीर्णन को, अभी दिमाग में नहीं आ रहा यार, बोल दे तो मैं, फैलना, फैलने को क्या बोलते हैं, एक सेकंड। तो जब किसी रे को किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से गुजारा जाता है तो उसका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन का मतलब फैलना, भी मेरे दिमाग में भी एकदम से इसकी इंग्लिश नहीं आ रही, स्कैटरिंग शायद, हाँ जिससे आगे याद। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो हो जाता है वो हो जाता है, उसको ही हम बोलते हैं। और उसकी वजह से वो क्या होता है, वो हमें जो रे है वो दिखने लगती है, इसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। दोबारा सुनो क्या है, जब किसी प्रकाश किरण को, मतलब कि लाइट रे को किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास कराया जाएगा तो वो क्या हो जाती है, उसके सॉल्यूशन से टकरा के स्कैटरिंग कर देती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है जिससे हमें वो दृश्य हो जाती है, वो विजिबल हो जाती है, इसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। इसका एग्जांपल भी आप वहाँ दे सकते हैं, जैसे सब सुबह सुबह आप उठते हैं तो वहाँ से जब आप खिड़की में से देखते हैं कि आप पे लाइट आ रही है, तो वो लाइट क्या होती है, दिखती है, उसमें जो धूल के कण है, मिट्टी के कण वो जो हैं वो आपको दिखते हैं, ठीक है। ऐसे आप अगर आप किसी अंधेरे खेत में जाओगे जहाँ पेड़ है, वहाँ पे भी आपको विजिबल हो जाएगी। और जब सोल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह विद्युत धारा
दर्शाने लगता है, वैद्युतकरण संचरण होते लगते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, वैद्युतकरण संचरण क्या है, तो सिंपल है, जब किसी सोल में आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या करोगे, उसके अंदर से पास कराओगे तो उसमें विद्युत प्रभाव दिखने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव इफेक्ट आपको दिखने लगेगा, और जो उसके पार्टिकल्स हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मोशन करने लगेंगे। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस या वैद्युतकरण संचरण। उसके बाद यहाँ पे NiCl का होल 4 2-, तो इसके अंदर होगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। इसी तरीके से दूसरे वाला FeCN6 और 3- D2sp3 हो जाएगा, और इसकी आकृति हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। सब इतना ही था, तो इसको एक बार और देख लो, मैं थोड़ा आराम से इसको कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत हेल्प की होगी। और अभी लास्ट टाइम है तो आप एक छोटा सा मेरा कहने से एक काम और कर देना, जो हमारे वीडियोज़ हैं जिसमें OT वाले हैं, OT मतलब एक नंबर वाले हैं, उसको थोड़ा स्पीड में देख लेना, लेकिन प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो ऑप्शन टाइप हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन से, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और अपने दोस्तों को भी अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। देख लेना किस तरीके से लिखना है, अगर आपको 70 में 70 लाने हैं तो इसी तरीके से लिखना है। और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि थोड़ा बहुत आपको लास्ट टाइम में भी हेल्प कर दूं। हिंदी में तो लिखा हुआ है, इंग्लिश में मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन मेरा आपसे फिर से एक अनुरोध है कि जो हमने OT वाली ऑप्शनल टाइप वाली 2 वीडियोस बना रखी हैं, जिस पे आपको समुद्र मंथन मिलेगा। कहाँ पे मिलेंगी, आप जब हमारे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगी 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से। तो उसमें MP बोर्ड की प्लेलिस्ट है, उस MP बोर्ड की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखना, समुद्र मंथन 1, समुद्र मंथन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने 100 क्वेश्चन बताए हैं, जो मैचिंग वगैरह भी हैं, जो आपके पिछले सालों में आई हुए हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे दोस्तों। तो जीट्राइन वगैरह हमने आपको समझाया है। ओके फ्रेंड्स, बाय। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे। और हमने चलो ये मोल प्रभाव वगैरह तो आपको पता ही होगा, इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वहाँ पे पॉजिटिव रहना है। थोड़ी सी ट्रिक्स आपको बता दूँ क्या करना है, जो आपको अभी बताया है। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो बाद में करना, जो आते हैं वो पहले करना। बहुत अच्छे से लिखना, कोशिश करना जो 20 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे उनमें से ज़्यादा मैक्सिमम सही करने की। अगर वो 20 में से आपने 15 भी सही कर दिए, फिर आपके नंबर बहुत अच्छे आगे जाएंगे। उसके बाद 1 मार्क्स है, उस बहुत ही सटीक आपको आंसर देना है। आप कहीं हेर फेर नहीं कर सकते जो छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन उसमें थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोसीजर आ रहा है तो प्रोसीजर में आपको चित्र बनाना होगा, रिएक्शन लिखनी होगी, रिएक्शन मेन होती हैं, रिएक्शंस पे ध्यान करना। बैलेंस रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते तो ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। रिएक्शन सही होनी चाहिए, प्रोडक्ट सही बनना चाहिए। और जो क्वेश्चन पहले वो करना जो आपको बहुत अच्छे से आते, जो नहीं आते वो बाद में करना। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, और थोड़ा बीच में गैप जरूर देना जब पेपर में आप लिखोगे। तो ये आपके लिए ट्रिक्स थी। धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी।